नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। जी हाँ, 2017 में इंट्रोड्यूस किए जाने वाले और 2018 में आने वाले इस इलेक्टोरल बॉन्ड को, जो ये बोलकर आया था कि मैं पॉलिटिकल फंडिंग में सारा ट्रांसपेरेंसी दिखा दूंगा, ओपेसिटी हटा दूंगा, उसको आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। समझना है कि क्यों ऐसा हुआ और आखिर इतने साल बाद ये चेतना आई कैसे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सवाल कि आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है, क्या ये लोगों को पता है। सवाल, खैर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि पैसा कहां से आ रहा है। फिलहाल जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए एक यक्ष प्रश्न ये है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा आता रहे। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कहां से आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा आता रहे। इसी स्टेटमेंट को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के अपने स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। 2017 में फाइनेंस बिल लाया जाता है जिसके तहत इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया जा रहा है एज अ बॉन्ड सो दैट द पीपल कैन ट्राई टू फंड द पॉलिटिकल पार्टीज इन सच अ मैनर दैट दे आर ट्राइंग टू डिसाइड एंड डिफाइन। तो इस बॉन्ड के तहत से बहुत कुछ बनने वाला है। ये बॉन्ड क्यों आ रहा है कि मैं ट्रांसपेरेंसी ले आऊंगा पॉलिटिकल फंडिंग में। देखा जाता था पॉलिटिकल फंडिंग में कैश डोनेशंस, चेक डोनेशंस बहुत आ रहे थे, पर एनोनिमिटी इतनी थी कि पता नहीं चल पाता था कहां आ रहा है। इसको हटाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के कुछ फीचर्स है वो समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा क्यों लाया गया होगा। पर सवाल यही पूछा कि क्या ये लाया गया था ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, या ये बैकडोर से कुछ और ही ब्रीड करने लगा। क्या ये क्रॉनी कैपिटलिज्म को बढ़ाने लगा, क्या ये फनल मनी लाने लगा। तो जो एडवोकेट्स जो केस लड़ रहे थे एडीआर की तरफ से और बाकी के एनजीओ की तरफ से, उनका आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या ये ट्रांसपेरेंसी के लिए आया था, या फिर क्रॉनिक कैपिटलिज्म के लिए आया था, या फिर आपके फनल मनी बनाने के लिए, जो कॉर्पोरेट से सीधा बैंकों से और बैंक से चैनल होके पॉलिटिकल पार्टीज तक चली जाए। है क्यों सवाल, समझिएगा। ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही सिर्फ बॉन्ड जारी करने का अधिकार मिला और उसके डिनोमिनेशन थे 1000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख, 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ का भी एक बॉन्ड हो सकता था। तो एसबीआई के पास व्यक्ति जाएगा और वो जाके वहां बॉन्ड खरीदेगा। एसबीआई के पास बस नॉलेज होगी कि कौन इस बॉन्ड को खरीद रहा है। ये पेबल होगी टू द बेयरर ऑन डिमांड। तो उस बॉन्ड पे नाम लिखा रहेगा और उसको बेयरर जो भी इस बॉन्ड को रखेगा उसको दे दिया जाएगा, और वो बॉन्ड जो भी रख के लेगा के एनकैश करेगा उसको पैसा मिल जाएगा। तो जिसके पास बॉन्ड उसके पास पैसा। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स और एंटिटीज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ही कर सकते थे। अगर आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते थे, आप जॉइंटली भी खरीद सकते थे, और अगर आपने 15 दिन तक इसको इन कैश नहीं किया है फ्रॉम द डे मेंशन्ड अपॉन इट, तो ये प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में चला जाता था ये पैसा। अब सरकार के पास पैसा आने के बहुत सारा जरिया था, पर सरकार कहती थी कि पॉलिटिकल फंडिंग बहुत ओपेक है, मुझे ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो एक बॉन्ड बनाया बैंक के थ्रू, जहां लोग जाए, बॉन्ड खरीदे, पैसा दे बैंक को। अब जो आदमी के पास ये बॉन्ड है वो बॉन्ड आके इनकैश करा सकता है। हालांकि सारी पार्टीज को यहां एलिजिबल नहीं था। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल पढ़ेंगे तो उसके तहत कुछ ही पार्टीज थी जो कि अपने आप को एक व्याप्त रूप से पूरे देश में कह सकती हैं, वही इसके थ्रू फंडिंग भी ले सकती थी। अब समझना होगा हमें यह भी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर क्यों दिया। पैसा अच्छा खासा आ रहा था। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, एडीआर ने बोला था लॉट ऑफ मनी हैज कम वाया कॉर्पोरेट पीपल टू द पार्टीज। पार्टी का नाम लेना जरूरी नहीं है, पर समझना ही जरूरी है कि पार्टीज को पैसा कॉर्पोरेट दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये जो कॉर्पोरेट पैसा दे रहे हैं और ये पार्टीज के पास पहुंच पा रहा है, क्या आरटीआई के दौरान आप बता सकते हैं कि क्या कौन पैसा दे रहा है। तो गवर्नमेंट का रिप्लाई आज तक ये रहा कि आरटीआई के एम्बिट से बाहर है, आरटीआई पे ऐसी चीजों को नहीं पूछा जा सकता। और चूंकि आरटीआई से नहीं पूछा जा सकता है, तो सवाल ये उठ रहा था कि क्या हमारा जो वोटिंग होना चाहिए, क्या वोटिंग हमारा फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है। क्या वोटर जो आपको पैसा देना चाह रहा है, क्या उसके पास ये नॉलेज नहीं होना चाहिए कि कहां से ये पैसा आ रहा है। अगर वोटिंग इससे मतलब नहीं रखती तो अलग बात है, बट अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वोटिंग इज इक्वल टू नोइंग दैट फंडिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज इज कमिंग फ्रॉम विच सोर्स। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिख रही है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के तहत पे। अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा पैसा ले जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था कि लेजिस्लेचर्स वुड ट्राई टू मेंड थिंग्स, वुड ट्राई टू हैव मोर ऑफ द मनी कमिंग टू देम बिकॉज ऑफ दे हैविंग द पावर।
ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था और इनका कहना था इट इज वायलेटिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि कहां से पैसा आया तो आप वायलेट करो एक बहुत बड़ी राइट। आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन यहां दिख रहा था। इतना ही नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि आपको पता है कि आरटीआई कैसे कर्व की जाती है। आरटीआई को कर्व करने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं। सो राइट टू इंफॉर्मेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली इफ यू हैव आर्टिकल 19(2) दैट इज टू बी सीन। 2017 का वर्डिक्ट है पुट्टुस्वामी केस, और पुट्टस्वामी केस में एक चीज बोली गई थी, What are the parameters that I should check in order to turn a law into unconstitutional? और इसका थर्ड चेक बड़ा इंपॉर्टेंट था। थर्ड पैरामीटर, What was that third parameter? कि जो आप लगाते हो रेस्ट्रिक्शन, क्या वो प्रोपोर्शन में है टू द रियल कॉज ऑफ इट। जितना बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो क्या इतना बड़ा कॉज भी है। Even assuming curbing black money is a legitimate purpose of this bond scheme, कि लेजिटिमेट मनी नहीं आना चाहिए, आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, ओपेक हटाना चाहते हो। नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेस्ट्रिक्शंस पोज्ड बाय द स्कीम। और इस स्कीम के तहत जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं आरटीआई को खारिज कर दिया गया, आरटीआई को पीछे कर दिया गया। दैट नो वन कैन आस्क डिटेल्स फ्रॉम अस, फ्रॉम द आरटीआई, क्या ये प्रोपोर्शन है टू वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू? नो, नॉट एट ऑल। एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट को दूसरा मिल गया कि आप तो आरटीआई मना भी कर रहे हो, राइट टू इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे हो, जिससे मेरा वोटिंग राइट, पॉलिटिकल राइट खराब हो रहा है, और दूसरा आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है उसमें आप फेल हो गए। थर्ड वाज अबाउट कि कितना पैसा दे सकती है कॉर्पोरेट, बताइए। द जज आस्क्ड हाउ मच मनी वुड यू टेक? द रिप्लाइज द गवर्नमेंट, सर अनलिमिटेड मनी। द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट देन सेड no limits on political contribution by the corporates cannot be held as constitutional. It is unconstitutional on the part of the maybe this whole scheme that you are collecting money. अगर corporate unlimited पैसा देंगे without any restrictions, ये unconstitutional होगा। और बात यहाँ पे वही आ गई क्रॉनिक कैपिटलिज्म की। अगर आप पैसा ले रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं you have the power to mend the rules, and if you can mend the rules, आप पैसा ले रहे हैं, इसीलिए इसको, और इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है, इट इज अ रियलिटी। स्कीम कोई भी ला सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, बट इट्स अ रियलिटी। इफ समथिंग इज अनलिमिटेड एंड यू आर बीइंग पेड बाय द कॉर्पोरेट्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हो नहीं थी। हाँ, बस ये कि 2017 से लेकर 2024 आ गया, ये थोड़ा समय लग गया, और अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो समझने की बात थी कि जो हटाने के लिए आया था ओपेसिटी को, वो खुद ओपेक हो गया। ओपेक कैसे हो गया? क्योंकि आप आरटीआई फाइल करके पता नहीं कर सकते थे कि कौन कॉर्पोरेट किसको पैसा दे रहा है। यह अधिकार दिया ही नहीं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि खारिज करने के पैरामीटर्स क्या रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। आपसे एक सवाल है हमारा कि कितना डोनेशन आप एक पार्टी को दे सकते हैं कैश के रूप में, एनोनिमसी या एनोनिमस या एनोनिमिटी के साथ आप कितना रुपए दे सकते हैं एक पार्टी को। मेंटेनिंग योर एनोनिमिटी, हाउ मच कैश मनी यू कैन गिव टू द पार्टी, द लेटेस्ट अमेंडमेंट दैट हैज हैपेंड, कमेंट में बताइएगा। और आपको ऐसी चीजें और देखनी है तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। अनअकैडमी की बहुत सारी चीजें चलती रहती है। यू गेट अ पैकेज हियर, एवरीथिंग इंक्लूडेड। सो यू गॉट वन सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू अनलिमिटेड एक्सेस। हमारे यहाँ भी अनलिमिटेड एक्सेस है, पर ये अच्छी चीज के लिए आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। 50% ऑफ चल रहा है 6 मंथ एक्सटेंशन के साथ। CMC कोड यूज करिए और आप यहाँ पे पढ़िए आराम से। एंड वी हैव गॉट दिस प्रीलिम्स का कोर्स स्टार्टिंग। दिस इज योर प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम स्टार्टिंग नाउ। क्रैश कोर्स से चालू हो रहा है, आप जुड़ सकते हैं फरवरी 22 से। एंड ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है हमारे पास, फरवरी 13 से चालू हो चुका है, जुड़ सकते हैं। एंड दिस फाउंडेशन बैच फॉर 25 इज स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 22, 50% प्लस 6 months of extension, and the lowest price that is 27999 only. लक्ष्य बैच हिंदी माध्यम के लिए फरवरी 16 से है, और हमारा अनअकैडमी का अश्योरेंस है कि आप निकालिए पीटी, हम मेंस देंगे, मेंस में आपका साथ देंगे, मेंस आप निकालिए, हम इंटरव्यू में आपका साथ देंगे, और अगर उस लेवल पे नहीं हुआ तो हम आपका फी भी रिफंड करेंगे। एंड वी आर हैविंग दिस बूट कैंप ऑन 18 फरवरी 11 AM to 7 PM। जरूर जुड़िएगा हमारे यहाँ। द वाइडेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एट अनअकैडमी। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।